तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंटिन्यू करते हैं हम यहां पर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड alloy formation. Catalytic property and alloy formation and interstitial compounds of transition elements. Okay, तीन चीजें यहां पर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, alloy formation and interstitial compounds. तो फर्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो ये हम 100 बार देख चुके हैं। catalyst which increase or decrease the rate of reaction, किसी भी रिएक्शन का रेट जो बढ़ाता है या घटाता है उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं हमने एंजाइम्स के अंदर भी देखा, बायोमोलिक्यूल्स में बायो कैटलिस्ट है। दे चेंज द पाथ, ओके, बाय रिड्यूसिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है और रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। कुछ जगह जो वो रेट को घटाता भी है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं और निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। व्हाट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट? विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। 10 घंटे का रिएक्शन 2 घंटे में हो गया, 1 घंटे का रिएक्शन 5 मिनट में हो गया। तो इंक्रीज करता है रेट को। रेट क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स में हम देख चुके हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कुछ निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन को स्लो करना है, हमको स्पीड नहीं चाहिए वहां पर, तो वो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। ओके, तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो और डिटेल में आपको देखना है वो कैसे करते हैं एक्शन, तो आप बायोमोलिक्यूल्स में जाकर देख सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स के बारे में। ओके, अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ओके, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, और उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, जिसको हमने यहां पर क्या पढ़ा था, याद है आपको? हार्डनिंग ऑफ ऑयल के अंदर, कि ऑयल इनटू फैट, याद है आपको? अनसैचुरेटेड को अपन सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, याद है आपको? ओके, तो सिंपली यहां पर ये ऐड हो जाता है, यहां पर 1 हाइड्रोजन हियर, 1 हाइड्रोजन हियर, ये बन गया यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्शन सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन यानी रिडक्शन। ओके, लेकिन हमने इसका एग्जांपल कहां देखा था? ऑयल का घी में कन्वर्जन जो था, ऑयल इंटू फैट। तो ऑयल जो था क्या था? अनसैचुरेटेड था, और फैट क्या था? सैचुरेटेड। मतलब वहां पर भी हमने हाइड्रोजन ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो एक्चुअली क्या होता है? ऑयल है लिक्विड, हाइड्रोजन क्या है? गैस। लिक्विड गैस इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, आप हाइड्रोजन गैस इमर्ज करेंगे लिक्विड में, ऑयल में, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़, अरे उड़ जाएगा ना, बराबर है कि नहीं है? तो उसको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो हाइड्रोजन गैस को वहां आकर रुकने के लिए जगह दे, जहां पर उसका एडजॉर्प्शन हो। क्या हो? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब सॉलिड सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का सेटलमेंट, समझा आपको? अब वो गैस भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास एक खास बात क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है इनके पास? एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी है, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आने में वेलकम करता है बॉन्डिंग के लिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लार्ज नंबर में है, वो भी अट्रैक्शन करता है मॉलिक्यूल्स को सेटल होने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे गैस मॉलिक्यूल आसानी से उस पर सेटल हो जाते हैं और रिएक्शन को टाइम मिलता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। ये तो एक रीजन था, ऐसे और भी रीजन हो सकते हैं। तो ये निकेल यहां पर एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। ओके, दूसरा एक कॉमन प्रिपरेशन, हैबर्स प्रोसेस, आपने देखा है? हैबर्स प्रोसेस आप इसको जानते हैं, नाम से नहीं जानते हैं,
सूरत देखकर आप पहचान लेंगे। हैबर्स प्रोसेस, कुछ याद आया? नहीं आया याद? N2 plus 3H2 आया याद? gives 2 moles of ammonia। इसी को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। ये Fe के प्रेजेंस में होता है या Mn के साथ में, तो ये Fe स्पेशल यहां पर यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। ये इसके रेट को बढ़ाता है, तो ये भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का, यानी डी ब्लॉक का। थर्ड जो है रिएक्शन, ये आपने देखा है और ये तो आपको बिल्कुल याद नहीं होंगी क्योंकि ये 100 साल पहले की बात है। 11th में, नाम से नहीं रिएक्शन से, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, याद है? धुंधला धुंधला कुछ नाम तो याद नहीं आ रहा होगा, रिएक्शन याद आएगा। CO अब याद आ जाएगा, प्लस H2, CO प्लस H2 gives alkane, alkane प्लस H2O। ओके, CN ये कौन होता है? CnH2n, CnH2n प्लस 2, अल्केन मतलब CnH2n प्लस 2। ओके, तो जितना आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे यानी n टाइम्स, तो आपको H2 कितना लेना है? 2n प्लस 1 इतना लेना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या लिया है? 8 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये 8 लिया है मतलब n, तो H2 कितना लेंगे? n की जगह 8, 8 टू जा प्लस 1, 17 H2 लेना पड़ेगा आपको, 17 H2। तो 8 CO लिया है ना यहां पर, तो C8 वाला मॉलिक्यूल बनता है अल्केन। C8, C8 वाला अल्केन बोले तो H कितना आएगा? 8 टू जा 16 प्लस 2 18, यानी कौन? ऑक्टेन। ऑक्टेन प्लस, अब यहां पर 18 चले गए, कितने हाइड्रोजन है? 7 टू जा 34, 34 में से 18 गए, कितने बचे? कितने बचे? 16, 16 को हम 8H2 लिख सकते हैं, और 8 ऑक्सीजन तो है हमारे पास, 8H2O। ये गैसोलीन प्रिपरेशन यानी फ्यूल प्रिपरेशन, पता है ना आपको, ये गैसोलीन प्रिपरेशन है। तो यहां पर यूज किया जाता है कोबाल्ट एंड थोरियम। तो कोबाल्ट मेन है यहां पर कैटलिस्ट। ओके, तो ये भी एक कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, देन फोर्थ वन इज in preparation of H2SO4, preparation of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये P ब्लॉक में आएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन करने में एक स्टेप होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसको एक ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड। तो मैं इसको 2 मोल्स ले लूं ताकि 2 ऑक्सीजन है ना अपने पास अवेलेबल, तो 2 मोल्स ऑफ SO3। तो यहां पर प्लैटिनम यूज किया जाता है, प्लैटिनाइज्ड कैटलिस्ट, एक प्लैटिनम यहां पर यूज किया जाएगा जो SO2 को SO3 में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। ओके, बाद में इसमें H2O लिया जाता है, फिर ये जो है बन जाएगा H2SO4, बराबर है? तो बोलो ना H2SO4, लेकिन ये 2 मोल से हम 1 मोल से बैलेंस कर रहे हैं उसको। हम एक्चुअल रिएक्शन अभी नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली इसमें ओलियम आता है H2O7, वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, वो ओलियम आकर फिर H2SO4 बनाता है। ये एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, अभी सिर्फ हम कैटलिस्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाद में आएगा डिटेल में। ओके, 5th नंबर पर है decomposition of KClO3। KClO3 का डिकम्पोजिशन, ये है KClO3, ये कन्वर्ट होता है KCl में और O2 में। बैलेंस तो नहीं हो रहा है, ये O3 है और ये O2 है, तो
तो इसके 2 मोल्स लेना पड़ेंगे। 2 मोल्स लिया तो कितने KCl मिलेंगे? 2 KCl। KCl अलग, डिकम्पोजिशन है ना, KCl अलग हो गया। एंड 3 2 जा 6 O2, तो 6 O2 को हम लिख सकते हैं 3 O2, चलेगा? अरे भाई 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है ना, तो 3 2 जा 6 हो गए। तो यहां पर जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, जिसमें Mn यहां पर कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। ओके, और इतने काफी है एग्जाम्पल्स एज ए कैटलिस्ट इसको समझने के लिए कि बहुत सारे डी ब्लॉक है, इसके अलावा भी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट का एक्शन कैसे होता है मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं उसको रिपीट अभी नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जगह हम इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल मेटल्स। तो ये इंटरस्टिशियल होते क्या है? एक्चुअली हमको पता है जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो नंबर ऑफ कैटायंस अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है देखा है ना हमने, एक सिस्टमैटिक रिपीटेटिंग यूनिट स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मेंटेन होते जाता है, डिपेंड्स ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ द एंड नेचर ऑफ द एटम। वो एटम के साइज, नेचर, चार्ज पर डिपेंड करता है उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो बीच में यहां पर जो तैयार होते हैं जिनको हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉइड। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये जो खाली जगह है, तो ये जो खाली जगह है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसमें आकर बैठते हैं नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पी ब्लॉक वाले नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां बीच में आकर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कार्बन है यहां पर या हाइड्रोजन आ जाएगा, वो उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नॉन मेटल्स बीच में आ जाएंगे, समझा आपको? और इनकी कोई स्टाइक्योमेट्री नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्टाइक्योमेट्री नहीं है। ठीक है, जैसे स्टाइक्योमेट्री मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनता है ना, जैसे हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो जैसे जिंक के साथ हम एलॉय बना रहे हैं तो एलॉय डिफरेंट है ZnHg, तो वहाँ एक फॉर्मूला दिखता है ना अपने को एक। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहता है, उसको फ्रैक्शन में बहुत कम अमाउंट में रहता है, वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन परसेंटेज के अंदर। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड में और अपने जो नॉर्मल यानी प्योर मेटल है उनमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, थोड़े से प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, कुछ प्रॉपर्टीज तो और अच्छी हो जाती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हार्डर देन प्योर मेटल, हार्डर देन देयर प्योर मेटल्स, मतलब जिससे वो बना है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, प्योर आयरन, और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बन जाते हैं? ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब तो खास तौर से भी बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज उनको बनाया भी जाता है। पहले क्या होता था, इनके प्रिपरेशन के दौरान इनमें एरर जो आते थे प्रिपरेशन के टाइम में, इन्वायरमेंट में अदर एलिमेंट्स पार्टिकल्स भी है ना, वो बीच में चले जाते थे जो उसके अंदर सेटल हो जाते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। समझा आपको? बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल देने का है, पानी पूरी वाला आप जाकर खाते हैं, बहुत सारे धूल के पार्टिकल है जो अंदर जाकर बैठ जाते जो आपको नजर भी नहीं आते, बराबर है यहाँ। उसके अलावा भी चीजें हैं लेकिन अभी उस पर अपन डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, होता है ना बेचारा उसके नाखूनों का कमाल और उसके मेहनत
खून पसीने की मेहनत उसमें होती है, बराबर है कि नहीं? बाद में कभी डिस्कस करेंगे अपन। तो वो जैसे अंदर पार्टिकल जाकर बैठ गए, आपको नजर भी नहीं आए, ठीक है? तो वैसे ही जब मेटल्स को बनाया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें बैठ जाते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब तो स्पेसिफिकली उनको बनाया जाता है उनके अच्छी प्रॉपर्टीज की वजह से। सो दे आर हार्डर देन द प्योर मेटल। सेकेंड, more denser, more denser than pure metal। प्योर मेटल से उनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा होती है, समझा आपको? दे शोज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली होना चाहिए ना। बीच में के भी यहां पर क्या हो गए? ऑक्यूपाई कर लिया ना स्पेस, तो सेपरेट करना क्या है? डिफिकल्ट है ना? ओके, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कंडक्टिविटी अच्छी होती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? जैसा अपना प्योर मेटल कंडक्टिविटी शो करता है, ये भी कंडक्टिविटी शो करेंगे, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को यहां पर जो है हमको देखना है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसको कहते हैं? बोलो बोलो। हाँ, देयर वॉइड्स, देयर इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी नॉन मेटल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओके। इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय आप जानते हैं? एलॉयज, व्हाट आर एलॉयज? दिख नहीं रहा है ये? ओके, हम थोड़ा इसको पॉज करते हैं। लाइट आया? ओके, हाँ चलिए। एलॉयज, एलॉयज को तो आप 100 साल से जानते हैं। एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इसको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर भी बोलते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखा था ना। हाँ, और 100 साल से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं, उनको अगर एक अच्छे और राइट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए तो उनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनके बहुत सारे यूजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है वैसे, फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज, कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा। जिसमें आयरन मेन प्रोपोर्शन में रहेगा उसको बोलते हैं फेरस एलॉय, जिसमें आयरन नहीं रहेगा या बहुत लीस्ट अमाउंट में उसको नॉन फेरस कहते हैं, ठीक है? ये मेन डिफरेंस। जैसे बहुत सारे, जैसे ब्रोंज, ब्रोंज आपने देखा है ना, ब्रोंज मेटल, ये प्राइस में भी होता है ना, 3rd नंबर पे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। So what is bronze? Bronze, it is the alloy of copper and tin. कॉपर और टिन का एलॉय होता है ब्रोंज। ये इजीली रस्टिंग नहीं होता है, इसमें रस्टिंग की जो है एबिलिटी मतलब बहुत कम है, इसमें आसानी से रस्ट नहीं होगा, और शाइनिंग करता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, तो इसलिए इसको बहुत सारी जगह पर मेडल्स, स्टैच्यूज, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स कुछ, या कुछ ऐसी चीजें जो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जिसका एप्लीकेशन है किसी इंस्ट्रूमेंट में, वहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है? ओके, तो ये ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। ऐसे एक और एक है क्यूप्रा निकेल। क्यूप्रा निकेल क्या होता है? इट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्यूप्रा निकेल, ये बहुत सारे, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, मेडल्स, स्टैच्यूज एटसेट्रा। वैसे क्यूप्रा जो है, क्यूप्रा निकेल, ये बहुत सारे मशीन्स में यूज किया जाता है, मशीनरीज में, ठीक है? जैसे शिप्स है,
ठीक है, या कुछ मशीन के पार्ट्स हैं, वेपन्स के अंदर बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं, तो वहां पर ये क्यूप्रा निकेल को यूज किया जाता है। वैसे ही आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील, बहुत नाम सुना है ना आपने। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, अपने सीरीज में जाने का, स्टैंडियम सीरीज में स्टीव क्रमन से, क्रमन फे कू छोड़ देने का नी, इतना, ये है मेन कॉम्पोजिशन स्टेनलेस स्टील का, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और निकेल। इसके अलावा इसमें नॉन मेटल्स भी मिक्स होते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बहुत लीस्ट अमाउंट में होता है वो, ठीक है। तो ये है स्टेनलेस स्टील, जो बहुत सारे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे इसके आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो विंडोज हो, ठीक है। इसी तरह जो है स्टेनलेस स्टील और कहाँ देखते हैं आप, हाउस होल्ड, जो आपके बहुत सारे घरेलू चीज़ें जो इस्तेमाल में आती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, स्टैंड्स है, ठीक है, प्लेट्स है, वेरी गुड। तो ये सब क्या में आते हैं, ये स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। इसको भी रस्टिंग इजीली नहीं होता है, ठीक है, टफ होता है एज कंपेयर टू आयरन। ओके, स्टेनलेस स्टील है। इसी तरह जो है निक्रोम, ये नाम से भी आपको पता चल रहा है, अगेन कौन है, निकेल एंड सॉरी कॉपर निक्रोमियम, जो क्या होता है 80 to 20% रेशो के अंदर रहेगा। ये इनका रेशो 80 to 20 होता है, निक्रोम। इसका यूज होता है टरबाइंस बनाने के लिए। टरबाइंस पता है आपको क्या होते हैं, टरबाइंस, स्पेशली गैस टरबाइंस, ठीक है, जहां पर ह्यूज अमाउंट में किसी का जो है एग्जॉस्ट यानी लिबरेशन होता है, वहां टरबाइंस बनाए जाते हैं। टरबाइन तो अपने को पता है, हम जो सुरंग है उसको भी टरबाइन कहते हैं, बराबर है कि नहीं है। लेकिन ये टरबाइंस बात कर रहे हैं हम इंडस्ट्रीज में, जो केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। वैसे आपने टरबाइन का एक आध फोटो तो देखा होगा, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जिसमें बड़े बड़े रिएक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये टरबाइंस को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग है, टफ है, ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, तो वहां पर निक्रोम को यूज किया जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल है अपना जो है कौन, विच वन, एक और एक है जो एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम एलॉय बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ रहेगा। टाइटेनियम एलॉय जो है एयरक्राफ्ट में, इंजन्स में यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट। इसकी खास बात है, इट एब्जॉर्ब ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ये बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन जलेगा नहीं। तो स्पेशली अमेरिका की जो एक स्पेशल एयर फाइटर, उनके जो प्लेन्स बनाए जाते हैं ब्लैक बर्ड नाम से, जो कि सबसे ज़्यादा हाइट पर उड़ते हैं, ये इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं कि इनके जो इंजन का बैक साइड होता है, उसका जो टाइटेनियम से बना होता है, प्योर टाइटेनियम से, उसके अंदर 1 फीट एक्सपांशन हो जाता है हीट की वजह से, बाद में हो जाता फिर वो कॉन्ट्रैक्ट, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। हाई स्पीड एरोप्लेन्स जो है, वहाँ पर मशीनरीज, उसके मशीन पार्ट्स बनाने के लिए वहाँ पर ये टाइटेनियम एलॉयज को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये थे कुछ एलॉयज और उनके एग्जाम्पल्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं।